नमस्कार, मैं हूं अजय। अगले आधे घंटे में दिन की सभी बड़ी खबरें। बुलेटिन की शुरुआत 3 तस्वीरों के साथ। सीएम योगी बाहुबलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई में जुटे हैं। एक के बाद एक बाहुबली की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चल रहा है। उनकी संपत्ति को जब्त भी किया जा रहा है। पहली तस्वीर देखिए, मुख्तार अंसारी की है। एक तरफ मुख्तार अंसारी की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ आजमगढ़ कोर्ट ने वारंट भी जारी कर दिया है। मुख्तार अंसारी को 22 सितंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। दूसरी तस्वीर बाहुबली नेता रामलोचन यादव की है। यह हिस्ट्री शीटर है। प्रयागराज में उसके अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। रामलोचन के गेस्ट हाउस और मकान को तोड़ डाला गया। तीसरी तस्वीर बच्ची पासी पर की गई कार्रवाई की है। बच्ची पासी के खिलाफ 2 दिन पहले कार्रवाई हुई थी। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने बच्ची पासी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया था। माफिया और गैंग के लीडर बच्ची पासी के घर को गिरा दिया गया था। इसी तरह पूरे यूपी में बाहुबलियों पर योगी सरकार का शिकंजा कस रहा है और अवैध निर्माण गिराए जा रहे हैं। तो माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी किया है। मुख्तार अंसारी को 22 सितंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। मुख्तार के अलावा कुख्यात अपराधी श्याम पासी के खिलाफ भी वारंट जारी किया गया है। मुख्तार पर जहां 52 मामलों में केस चल रहे हैं, वहीं श्याम पासी पर भी 23 मुकदमे दर्ज हैं। प्रयागराज में भी माफियाओं पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। अतीक अहमद, राजेश यादव और बच्चा पासी के बाद हिस्ट्री शीटर रामलोचन यादव की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला है। रामलोचन यादव के खिलाफ प्रशासन ने आज भी बड़ी कार्रवाई की। हिस्ट्री शीटर रामलोचन यादव के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। गेस्ट हाउस और मकान पर बुलडोजर चलाया गया। धूमनगंज थाना इलाके के कंधईपुर में ये दोनों बिल्डिंग बिना नक्शे पास कराए बनाई गई थी। रामलोचन धूमनगंज थाने का हिस्ट्री शीटर है। उस पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। रामलोचन के जीजा तत्कालीन सपा विधायक जवाहर पंडित की 1996 में हत्या हुई थी, जिसके बाद वो अपराध की दुनिया में सक्रिय हो गया। गेस्ट हाउस और मकान को जमींदोज करने की कार्रवाई के दौरान विकास प्राधिकरण, नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस की टीमें मौजूद रही। पीडीए से इसका मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया गया था। इसका लीगल डिमोलिशन ऑर्डर पीडीए ने पास किया था, जिसके क्रम में आज पुलिस और प्रशासन के सहयोग से इसको ध्वस्त कराया जा रहा है और इसका प्लॉट एरिया लगभग 1500 स्क्वायर मीटर है। यूपी में लगातार भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई जारी है। यूपी सरकार में भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने का ये सिलसिला चल रहा है। सीएम योगी ने साल 2011 में प्रतापगढ़ में सिंचाई खंड में 9 पर्यवेक्षकों की फर्जी नियुक्ति करने के दोषी कोमल त्रिपाठी एक्सएन के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। इसमें 3 फर्जी पर्यवेक्षकों के खिलाफ भी मुकदमा चलेगा। इन पर्यवेक्षकों की नियुक्ति बिना पद के ही हो गई थी। पद ही नहीं और 9 पर्यवेक्षक नियुक्त कर लिए गए थे। इस मामले में अब एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है और इनका वेतन भी रोक दिया गया। इन्होंने पाया गया था कि फर्जी सिंचाई पर्यवेक्षक की नियुक्ति की। अब नपेंगे कमलेश कुमार, सुशील कुमार, विकास सिंह भदौरिया, राजीव कुमार दुबे, विपुल कुमार शुक्ला, रामपूजन शर्मा, रोहित सिंह, प्रमोद कुमार सिंह और जय प्रकाश। और गोंडा में पुजारी हमले का मामला, पुलिस के हाथ अभी तक इस मामले में खाली हैं। अभी तक आरोपी अमर सिंह समेत 2 लोग फरार हैं। अमर सिंह पर 2 दर्जन से ज्यादा केस हैं। पिछले दिनों ही जेल से जमानत पर छूटा था अमर सिंह। संतों ने प्रशासन को 48 घंटे का वक्त दिया था, मगर पुलिस अभी तक मुख्य आरोपी को पकड़ नहीं पाई है। देवमणि हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। देवमणि, इस मामले में अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं, क्या कह रहे हैं संत? क्या सुराग अभी तक पुलिस को कुछ मिल पाए कि नहीं? देखिए, जब परसों रात संत जो सम्राट दास हैं, राम जानकी मंदिर के पुजारी हैं, इनके ऊपर हमला हुआ, जानलेवा इनके ऊपर फायरिंग की गई। उसके बाद पुलिस ने तत्काल तौर पे तो 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अभी जो मुख्य आरोपी जो हैं, उनके साथ एक और आरोपी, उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। कल वहां पे संतों का जमावड़ा था। जो तपस्वी छावनी अयोध्या से आए लोग थे, रामविलास वेदांती जो संत भी हैं और पूर्व सांसद हैं, उन्होंने भी आकर प्रशासन को चेतावनी दी थी। 48 घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार करके
और उनके ऊपर रासुका गैंगस्टर जैसी कार्रवाई करने के अलावा उनके ऊपर जो उनकी जो संपत्तियां हैं उनको जब्त करके और मंदिर में लगाए जाने की बात की थी। ऐसा आरोप लगाया था कि ये भूमाफिया है और ये बदमाश है, दबंग किस्म के लोग हैं जो आसपास की जमीनों पर अक्सर कब्जा करते हैं। लेकिन प्रशासन के हाथ अभी भी लगातार तीसरे दिन खाली हैं। जो मुख्य आरोपी है वो और उसके अलावा एक और जो आरोपी है उसको अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है और लगातार टीमें गठित करने की बात कर रही है, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली। तो कब होगा मुख्य आरोपी गिरफ्तार और क्या जो संतों की मांग है उन्हें मानेगी सरकार? गोंडा में अभी भी ये सवाल पुजारी की हत्या के मामले में, और इस केस में पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई करते हुए इटिया थोक के एचएससी संदीप सिंह को लाइन हाजिर कर दिया है। एसएचओ को और संजय दुबे को इटिया थोक कोतवाली की कमान सौंपी गई है। संदीप सिंह का ऑडियो वायरल होने के बाद ये कार्रवाई की गई। आपको बताएं कि मंदिर के पुजारी को दबंगों ने गोली मारकर घायल कर दिया था, जबकि महंत ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। इस केस में अभी तक आरोपी फरार है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने गोंडा में पुजारी पर हमले को लेकर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए साधु संतों की सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि गोंडा में पुजारी पर भूमाफिया द्वारा जानलेवा हमला शर्मनाक है। संत की सरकार में अगर संत सुरक्षित नहीं है तो इससे खराब कानून व्यवस्था और क्या हो सकती है। यूपी सरकार को इस मामले में सभी पहलुओं का गंभीरता से संज्ञान लेकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मायावती ने कहा कि घटना से जुड़े सभी भूमाफियाओं की संपत्ति भी जब्त की जाए। और मथुरा सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में वाद खारिज होने के बाद अब श्री कृष्ण विराजमान ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। 2 घंटे तक आज इस पर बहस हुई। हिंदू पक्ष को सुनवाई के लिए 16 अक्टूबर की तारीख दी गई है। आपको बताएं कि श्री कृष्ण विराजमान ने जन्मभूमि के 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व की मांग की है। ईदगाह को हटाने की भी मांग इस याचिका में की गई है। जिला जज के सामने बहुत विस्तृत रूप से सुनवाई हुई है और सुनवाई में मुख्य हमारी दलीलें यही थी कि जो सिविल जज सीनियर डिवीज़न का ऑर्डर है वो टोटली गलत है और भक्त केस फाइल कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि केस में ये होल्ड किया है कि कोई भक्त या भगवान खुद थ्रू नेक्स्ट केस फाइल कर सकते हैं जहाँ पे ट्रस्ट डिफंक्ट है और अगर ट्रस्ट ने भगवान के एक्शंस के खिलाफ काम किया है तो भक्त और भगवान खुद केस फाइल कर सकते हैं। इस केस में जो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था 1968 का वो इलीगल कॉम्प्रोमाइज़ है, कल्यूसिव कॉम्प्रोमाइज़ है और इसीलिए यहाँ पे भक्त और भगवान खुद केस उन्होंने फाइल किया है और हमारा केस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से कवर्ड है राम जन्मभूमि के। और यही सारी दलीलें, यही सारे लीगल पॉइंट्स आज हमने जिला जज के सामने रखे हैं। अब इसमें नेक्स्ट डेट 16 अक्टूबर की है जब उन्होंने रिकॉर्ड्स तलब किए लोअर कोर्ट के और अब अगली सुनवाई इस मामले में 16 अक्टूबर को होगी। बीएचयू के लापता बीएससी सेकेंड ईयर के छात्र शिव कुमार त्रिवेदी की तलाश को लेकर कायम जनहित याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। एसएसपी वाराणसी की जगह अदालत में पेश हुए एडिशनल एसपी क्राइम ने हाईकोर्ट को जानकारी दी है। वाराणसी पुलिस लापता छात्र की तलाश कर रही है। उन्होंने लापता छात्र की तलाश के लिए अदालत से कुछ और समय दिए जाने की मांग की, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने याचिका 4 नवंबर को सुनवाई के लिए मुलतवी कर दिया है। सिस्टम का मौकरी बना रहे हैं क्या? ऐसे कोई आप मॉल घूमेंगे और इस तरीके से कोई इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी होगी तो कोई वो छात्र मिलेगा? तो उन्होंने बहुत फटकार लगाई, बोले ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस प्रतिंकर दिवाकर बोले कि अगर आप लोग छात्र को नहीं खोज पा रहे हैं तो इस मामले की जांच हम किसी स्वतंत्र एजेंसी को दे देंगे। और पूछा कि लड़का जिंदा है कि नहीं है एडिशनल एसपी क्राइम से, तो ये बोले कि मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक ही इज़ अलाइव। इन्होंने स्वीकार किया कि लड़का जिंदा है। तो कोर्ट ने कहा तब ढूंढ के लाइए, तब क्या कर रहे हैं आप? तो इन्होंने टाइम लिया अंतिम रूप से 4 नवंबर तक का और 4 नवंबर को इसमें डेट लगी है। गौतम बुद्ध नगर से बड़ी खबर आ रही है। यहां प्रॉपर्टी विवाद में 2 पक्षों में जमकर पथराव हुआ है। लाठी डंडे चले, यहां तक की फायरिंग भी की गई है, जिसमें एक की मौत की खबर आ रही है। दबंगों ने प्लॉट पर बने एक कमरे को गिरा दिया। सूचना पर भारी पुलिस बल मौके पर तैनात की गई है। 6 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है।
अभी भी यहां पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। प्रदेश सरकार ने पराली जलाने पर सख्ती बरती है। सरकार के आदेश पर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को सीधे निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि पराली जलाने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जाए और लोगों को पराली जलाने से रोका जाए। इसके साथ ही गांव-गांव लोगों को जागरूक किया जाए, गांवों के लोगों को, और बताया जाए कि इससे प्रदूषण फैलता है। पोस्टर बैनर लगाए जाएं, पराली हटाने की व्यवस्था की जाए। अगर इसके बाद भी कोई नहीं मानता तो उस गांव के प्रधान की जिम्मेदारी तय कर दी जाए। और बात हाथरस मामले की, क्या क्या हुआ आज? हाथरस केस में हाईकोर्ट की सुनवाई बेंच में हुई। लखनऊ बेंच में हाईकोर्ट में पीड़ित परिवार ने अपना पक्ष रखा। पूरा घटनाक्रम कोर्ट के सामने रखा गया। पीड़ित परिवार ने कोर्ट को बताया कि उन्हें नहीं पता कि जिस शव का अंतिम संस्कार किया गया वो उन्हीं की बेटी का है या नहीं। वहीं प्रशासन की तरफ से भी कोर्ट के सामने दलीलें रखी गई। प्रशासन का कहना था कि उन्हें शव के खराब होने की आशंका थी, इस वजह से भी जलाया गया। और प्रशासन को ये भी लगा, जानकारियां थी कि कानून व्यवस्था बिगड़ सकते हैं, इस वजह से भी ये फैसला लिया गया कि रातों रात शव का अंतिम संस्कार किया जाए। हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की बातें सुनी और प्रशासन को फटकार भी लगाई है। तो हाथरस केस पर सरकार की किरकिरी कराने के बाद प्रशासन को हाईकोर्ट ने हाथरस केस पर आड़े हाथों लिया। पूछा, आप जनता के नौकर हैं, किसी और के नौकर हैं, किसकी क्या जिम्मेदारी है और आपको क्या करना चाहिए, इसका भी आपको ज्ञान नहीं है क्या? पीड़ित परिवार के आरोपों के बाद हाईकोर्ट ने पूछा कि जरा बताइए साहब, ऐसी क्या मजबूरी थी जो रात के अंधेरे में शव को जलाना पड़ा? अगर किसी अमीर की बेटी होती तो क्या आप ऐसा ही करते? कोर्ट यही नहीं रुका। कोर्ट एडीजी एलओ के उस बयान का संज्ञान भी कोर्ट ने लिया जिसमें उन्होंने बताया था कि रेप क्या चीज होती है, जिस पर प्रशांत कुमार को फटकार लगाते हुए हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है और मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी। इस पूरे मामले में हाईकोर्ट के 2 जजों ने सभी पक्षों की दलील सुनी। पीड़ित पक्ष के 5 लोग शामिल हुए। पीड़िता की मां ने बयान दर्ज कराए और डीएम एसपी के तानाशाही रवैये पर ऐतराज जताया। आरोप लगाया कि बेटी के अंतिम संस्कार में शामिल उन्हें नहीं किया गया। हमें नहीं पता कि आधी रात को किसका शव जलाया गया, पीड़िता की मां का बयान था। पीड़ित पक्ष का बयान दर्ज होने के बाद डीएम और एसपी ने भी अपना पक्ष कोर्ट में रखा। आधी रात को शव जलाने के फैसले का बचाव किया। कहा कि लड़की का शव खराब हो रहा था और कानून व्यवस्था बिगड़ने के हालात पैदा हो रहे थे, इसलिए रात के अंधेरे में सुबह का सूरज उगने से पहले अंतिम संस्कार कर दिया गया। और हाथरस केस में आज पहली सुनवाई हुई। पीड़ित परिवार और प्रशासन ने कोर्ट में क्या क्या कहा, ये भी फिर एक बार समझिए। अंतिम संस्कार वाला शव उनकी बेटी का था या किसी और का नहीं, परिवार का कहना था। प्रशासन की दलील थी कि शव खराब होने की आशंका थी या फिर अगले दिन बड़ा हंगामा हो सकता था। हमें पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं, परिवार का कहना था। प्रशासन की दलील के असामाजिक तत्व दंगा भड़काने की कोशिश में थे। हमें शव को नहीं देखने तक नहीं दिया गया, पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया। प्रशासन ने दलील दी कि दंगे की पूरी प्लानिंग की गई थी, इस वजह से पहले ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। पीड़ित परिवार के सभी सदस्यों ने पक्ष रखा, जिसमें उनकी बेटी की जो मां है, उनके पिता हैं, उनके भाई हैं और उनकी भाभी जी हैं। राज्य की तरफ से जो है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में वहां पर एसपी सस्पेंड हो चुके हैं। डीएम साहब को कोर्ट ने तलब किया, उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उनके बहुत सारे एक्सक्यूज थे, लेकिन कोर्ट मुझे उसे सेटिस्फाई होता नजर नहीं आया। साथ ही साथ पीड़ित परिवार के तरफ से जो उनकी प्रेयर थी वो मैंने कोर्ट में रखी कि इन लोगों को जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, क्योंकि अभी तो ये है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे, इसलिए आपने सिक्योरिटी प्रोवाइड की है, क्या बाद में भी ये सिक्योरिटी रहेगी? तो कोर्ट ने उस बात को कंसीडर किया है। देन उसके अलावा की जो इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं उनकी जो रिपोर्ट है वो पब्लिक ना की जाए, तो उस पर भी कोर्ट ने एडमिट कर लिया है। तीसरा था कि कोर्ट का ट्रांसफर करने का, तो वो केस का ट्रांसफर करने का, तो वो तो अंडर जब ट्रायल में मैटर जाएगा तभी होगा, लेकिन कोर्ट ने वो बात भी एडमिट किया। कोर्ट ने आज कोई आदेश दिया है, कोई ऑब्जर्वेशन? देखिए, ऑब्जर्वेशन जो भी है वो ऑर्डर है,
आ जाएगा, हमें मिलेगा तो आप लोगों को भी मिलेगा। सिक्योरिटी को लेकर कुछ कहा है? सिक्योरिटी को लेकर कुछ कहा है या अंतिम संस्कार को लेकर कुछ कहा? अंतिम संस्कार को लेकर के कोर्ट ने बहुत फटकार लगाई है कि किसी भी व्यक्ति के बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, उसका आप वायोलेशन नहीं कर सकते। क्या लॉ एंड ऑर्डर फेल होने के नाम पर किसी व्यक्ति को आप आधी रात को दाह संस्कार कर दोगे? कोर्ट ने अच्छी खासी फटकार लगाई। रेप को लेकर कोर्ट ने उनसे पूछताछ किया है, केसीएस होम और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और डीएम हाथरस, उनसे भी कोर्ट ने पूछताछ की है। डिटेल्ड ऑर्डर भी बाद में पास होगा। आप लोगों ने सरकार से अपना पक्ष रखा हम लोगों ने, लेकिन चूंकि मैटर ये कोर्ट के सामने है, इसलिए भी हम उस पर कमेंट नहीं कर सकते। अंतिम संस्कार के बारे में ही डिसीजन अभी होना है। हमने अपना पक्ष रखा है, पीड़ित पक्ष ने अपना पक्ष रखा है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है। अब जो भी निर्णय आएगा उसके बाद हमें 2 नवंबर। जी हाँ, तो दोनों पक्ष की बातें आपने सुनी। जो सरकारी वकील थे, महाधिवक्ता, वो भी बता रहे थे कि सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया कि अब तक क्या क्या कार्रवाई हुई है, जबकि पीड़ित पक्ष के वकील सीमा कुशवाहा बता रही थी कि पीड़ित पक्ष ने क्या क्या शिकायतें की और कोर्ट का रवैया जो था वो पुलिस और प्रशासन को लेकर के नाराजगी भरा था कि क्या उस वक्त जो फैसले लिए गए, जिस तरह से पूरे मामले में हैंडल किया गया, क्या वो सही था। हाथरस केस को लेकर इस सबके बीच में सियासत का सिलसिला लगातार जारी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और एसपी प्रवक्ता ने यूपी सरकार पर निशाना साधा। भाइयों और बहनों नमस्कार। जैसे आप जानते हैं, कुछ दिन पहले मैं हाथरस गया। जाते वक्त मुझे रोका गया। पहली बार अरेस्ट कर दिया गया, दूसरी बार मैं चला गया। मुझे बात समझ नहीं आई, मुझे रोका क्यों जा रहा है, मुझे उस परिवार से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है। उनकी बेटी की हत्या हुई, उनकी बेटी का बलात्कार, मुझे क्यों रोका जा रहा है। आज माननीय न्यायालय को भी गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जो परिवार का दर्द आया, जो परिवार ने बयां किया, परिवार ने बताया कि जबरन बेटी के शव को जला दिया, मूवी नहीं देखने दिया, हाथ पीले नहीं करने दिए। तो कहीं न कहीं जो परिवार पहले दिन से कह रहा था, वो आज माननीय न्यायालय के सामने उसने जो बातें रखी हैं, उससे योगी जी का जाति चेहरा, योगी जी का बलात्कारियों का प्रेम, योगी जी का अपराधियों को संरक्षण देने वाला चेहरा देश के सामने आया है। और हाथरस मामले में विदेशी फंडिंग और पकड़े गए पीएफआई के 4 संदिग्धों से पूछताछ करने के लिए आज ईडी मथुरा पहुंची और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पूछताछ की अनुमति के लिए प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन अदालत ने फिलहाल कोई अनुमति मुकर्रर नहीं की है। कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद अब ईडी पीएफआई के सदस्यों से पूछताछ करेगी। लौटते हैं कुछ ही पलों में दिन की और बड़ी खबरों के साथ। 15 अक्टूबर से खुलेंगे सिनेमा हॉल। 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल में आप फिल्में देख पाएंगे। अब ये सरकार का आदेश हो चुका है अनलॉकडाउन के दौरान, और अब इसके तहत सिनेमा हॉल में गतिविधियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं। सिनेमा हॉल को अब सैनिटाइज किया जा रहा है, कोरोना के नियमों का पालन करना होगा। डीएम लखनऊ ने ये बातें कही हैं, कोरोना की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन हो सिनेमा हॉल को खोलने के दौरान। तो कुछ ही पलों में और भी खबरें, बने रहिए हमारे साथ।